नमस्ते दोस्तों। बच्चों, आज मैं तुम्हें हिंदी की एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है फूल और कांटे। बच्चों, इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। उन्हें हरि औध नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1947 में हुई। उनकी रचनाएं, बच्चों रचनाएं, यह शब्द हमने छठी कक्षा में पढ़ा है। रचनाएं यानी उस कवि ने लिखी हुई कविता या काव्य संग्रह हो, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो उनकी रचनाएं क्या क्या है देखो। प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। आदि यानी इत्यादि। अब हम इनका परिचय देखते हैं। देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। यानी ये जो कवि है हरि औध, उनकी खड़ी बोली यानी स्पष्ट वक्ते होते थे, स्पष्ट वक्ते। ठीक है, तो हिंदी के प्रारंभिक, हिंदी विषय के जो शुरुआती जो कवि थे, उन कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का मूर्धन्य स्थान था। मूर्धन्य यानी पवित्र। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। बच्चों, मैंने क्या कहा अभी? आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। आप यानी ये कवि। मैंने छठी कक्षा में आपको बताया था कि अगर हमें किसी की पहचान करवानी है तो यह, वह, वे इस प्रकार के सर्वनाम इस्तेमाल नहीं करते, हम उन्हें आप कहते हैं। ठीक है, तो इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है मनुष्य स्वभाव को कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। यानी कवि ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव को बताने की कोशिश की है। कवि का कहना है, आप कितने ही बड़े कुल में जन्म लो, लेकिन आपका बर्ताव अन्य लोगों से अगर बुरा रहा तो आपकी ये कुलीनता आपको समाज में सम्मान नहीं देती। यानी आप कितने ही बड़े घर में जन्म लो, लेकिन आपका व्यवहार अन्य लोगों से अच्छा होना चाहिए। यह कवि इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं कविता की। कविता का नाम है फूल और कांटे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखो कवि क्या कह रहे हैं कि फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। कहाँ जन्म लेते होंगे? बिल्कुल सही, पौधे पर। एक ही पौधा उन्हें है पालता, यानी पौधा जो होता है उस पौधे पर फूल भी होता है और कांटा भी होता है। अब तुम्हें करना क्या है दोस्तों? ऐसा पौधा जिस पर कांटे भी होते हैं और फूल भी होता है, जैसे कि गुलाब। बिल्कुल सही। उस गुलाब के पौधे को अपनी आंखों के सामने लाओ। जैसे उस पर फूल है, कांटे हैं। अब देखो, पौधे पर फूल भी है और कांटे भी है जन्म लेते जगह में एक ही। कवि क्या कह रहा है कि एक ही जगह जन्म लेते हैं फूल और कांटा। एक ही पौधा उन्हें है पालता। ठीक है, रात में जब चांद आकाश में चमकता है तब वह अपनी चांदनी, शीतल यानी ठंडी, शीतल चांदनी जब फैलाता है तब वह यह नहीं देखता कि मैं फूल पर ही चांदनी फैलाऊंगा, कांटे पर नहीं। रात में जब चांद चमकता है तो वह
अपनी शीतल चांदनी दोनों पर समान रूप में फैलाता है, वह भेदभाव नहीं करता। ठीक है, ऐसा कवि का कहना है। आगे बढ़ते हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं भई, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। देखो, मेह, मेह का मतलब क्या है? बादल। ठीक है, अभी बादल आप देख सकते हो, है ना, दिन में आकाश में देखोगे तो उनमें बादल दिखाई दे रहे हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं भई। देखो, जब बादल जब बरसता है तब उसका जो उसकी जो बारिश होती है, वो बारिश दोनों पर गिराता है ना। ये कभी नहीं देखता नहीं मैं फूल पर गिरूंगा कांटे पर नहीं। बादल क्या करते हैं, जब बरसते हैं तो उनका पानी फूलों पर और कांटों पर समान रूप में फैलाते हैं। ठीक है, वैसे ही जब हवा चलती है तब हवा भी फूल पर और कांटे पर समान रूप से ही बहती है, वह कभी भेदभाव नहीं करती, है ना। तो ध्यान रहे कवि क्या कहना चाहता है। एक ही जगह पर जन्म लेते हैं दोनों, कांटा और फूल, दोनों पर रात में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है एक ही रूप में। बरसात के बादल, पानी, बरसात का पानी कांटे पर और फूल पर दोनों पर समान रूप से बरसाता है, और हवा भी दोनों पर समान रूप से बहती है। पर सदा ही यह दिखता है हमें, लेकिन हमें हमेशा क्या दिखाई देता है? ढंग उनके एक से होते नहीं। देखो, एक ही जगह पर जन्म लिया है लेकिन उनके ढंग एक से नहीं है। ढंग यानी उनका स्वभाव, उनका स्वभाव एक सा नहीं है। फूल का स्वभाव अलग है और कांटे का स्वभाव अलग है। ठीक है, तो उन दोनों का यानी फूल का और कांटे का स्वभाव किस प्रकार अलग है? फूल क्या करते हैं, कांटे क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। सुनो, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। बच्चों, अब कांटा क्या करता है? किसी की भी उंगलियां छेद देता है। आपको अनुभव होगा, कांटे चुभते हैं ना हमें, तो कांटा क्या करता है? किसी की भी उंगलियां छेद देता है, काट देता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन। बच्चों, वर, इस शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या सुंदर। फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर यानी श्रेष्ठ, सुंदर, और वसन, और वसन का अर्थ है वस्त्र। यानी कांटा और क्या करता है? किसी की उंगलियां काट देता है, किसी के सुंदर वस्त्रों को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, मनमोहक फूल को देखकर उन फूलों की ओर जब तितलियां आकर्षित होती है, तब ये कांटा उन सुंदर सुंदर तितलियों के पर काट देता है। पर समझते हो ना तुम? पंख। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर यानी फूलों की ओर आकर्षित होने वाली तितलियों के पर काट देता है। भौर का है वेद देता शामतन। भौर यानी भौरे, उनका शाम, अब शाम यानी काला, शाम यानी काला, तन यानी शरीर। आपने भौरे देखे हैं, उनका तन, उनका शरीर किस रंग का होता है? काला। तो ये भौर, भौरे का भी शरीर काट देता है। वेदना यानी छेदना, वेद यानी छेदना, छेदना। तो भौर का है वेद देता शामतन, यानी कांटे क्या करते हैं? भौरे का शामतन छेदते हैं। तो कांटा क्या करता है? किसी की भी उंगलियां काटता है, किसी के सुंदर श्रेष्ठ वस्त्र फाड़ देता है। जब तितलियां
फूल के पास आती है तो उनके पर काट देता है, भौर का शरीर तन काट देता है। तो इस प्रकार ये कांटा काम करता है। देखो, दोनों एक ही जगह पर जन्म लिया है दोनों ने। कहाँ पर? पौधे पर। एक ही पौधा उन्हें पाल रहा है, लेकिन ये रहा कांटे का ढंग यानी स्वभाव। तो अब फूल का ढंग किस प्रकार अलग है, यह हम कल देखेंगे। ठीक है? हाँ, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मैंने फूल और कांटे इस कविता के 3 छंद आपको पढ़ाए हैं। छंद यानी मराठी में अपन काय म्हणतो त्याला? कडवी। ठीक है? तो आपको करना क्या है, जो मैंने नए शब्द आपको बताए, जैसे कि मेह यानी बादल, वर यानी श्रेष्ठ सुंदर, वसन यानी वस्त्र, वेद यानी छेदना, ये अपनी कॉपी में लिखने, जैसे कि आप छठी कक्षा में करते थे। ठीक है? और उस पर आपके हिंदी की कॉपी में ये शब्द लिखने हैं, और उस पर मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उन सवालों के जवाब आपको हिंदी की कॉपी में लिखने हैं, और वह उसका फोटो निकालकर मेरे 9890451050 इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेजने हैं। देखो, मैं आपके ग्रुप पर सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब आप मुझे मेरे इस निजी व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। हिंदी का आज से कोई भी जो गृह कार्य होगा वो सब मुझे इस नंबर पर तुम्हें भेजना है। और हिंदी के बारे में अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कभी भी मेरे इस नंबर पर फ़ोन करो और आपकी समस्या का समाधान करो। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।